सबको समझ में आ गया? हम सबसे पहले मेथड कौन सा पढ़ेंगे? ग्राफिकल। ग्राफिकल में दो, पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब शांत, दूसरा अशांत। शांत में दो वैल्यूज, वापस से कौन कौन सी? पहला वन सॉल्यूशन, दूसरा मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या मिलता है अपने को? नो सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर होता है? इसको हम फिर से अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट में जब बात आती है वन सॉल्यूशन की और जब बात आती है मेनी सॉल्यूशन की, तो इसको बहुत अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले यही चेक करते हैं। एक्सप्रेशन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर तो आपकी कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दोनों आपस में बराबर हो कि ना हो, मगर c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में एक्सप्रेशन आपका क्या देगा? नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी हल नहीं देगा, कोई भी हल वो नहीं देगा। क्लियर है? अगर आपकी एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, ये थी कंडीशन 1, अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। अगर आपका एक्सप्रेशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों ही कंडीशंस आपकी एक जैसी आ रही हैं, उस स्थिति में इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन भी देगी, और कैसा सॉल्यूशन देगी? मेनी सॉल्यूशन। एन गायब हो गया था। यस, इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, हिंदी में इसके लिए टर्म है अनंत, बहुत सारे सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वेरी गुड, इज इक्वल टू c1 अपॉन, तुम लोग तो यार एकदम गुड बच्चे हो गए हो। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट के साथ तो वो बराबर होता है, मगर आपस में वो दोनों इक्वेशंस, वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। उस केस में इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, और हम इन बाकी के दोनों तीनों मेथड में इसी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे सब्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ो, चाहे एलिमिनेशन के लिए पढ़ो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ो, पढ़ते हम इसी मेथड को हैं। ठीक है, इस केस में आपका सॉल्यूशन जो देगा वो क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या हम इसे कहते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब अगर तो हमारा एक्सप्रेशन सॉल्यूशन दे रहा है, तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन हुई? 2, या तो कंडीशन ये निकलेगी या तो ये निकलेगी। अगर वो सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा है, तब उस केस में इक्वेशन की कंडीशन होती है ये वाली। ठीक है, यानी कि इसके लिए नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे ग्राफिकली कैसे देखेंगे? अब इसे ग्राफिकली कैसे देखेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ किस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो सबसे पहले बनाते हैं इसका ग्राफ। जब इक्वेशन आपका नो सॉल्यूशन दे रहा है, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपकी कैसी बनेंगी? पेयर ऑफ लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल। कैसी बनेंगी? पैरेलल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर। कैसी बनेंगी? समांतर रेखाएं बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगर आपका समीकरण हल देगा ही नहीं, एक भी शून्यक नहीं देगा, उस स्थिति में उसका जो ग्राफ बनेगा, दोनों इक्वेशन, यानी मान लो ये इक्वेशन है
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन की जो रेखा बनेगी वो समांतर बनेगी, पैरेलल बनेगी, जैसे ट्रेन की पटरी, आपस में कभी मिलेगी ही नहीं। इस केस में आपका सॉल्यूशन देगा नो सॉल्यूशन। यानी कि आपसे अगर ये पूछता है कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कैसा इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन देगा, यानी आपके पास दो समीकरण है, दोनों का हल जो आ रहा है वो समांतर आ रहा है, तो वो दोनों समीकरण या इक्वेशंस कैसे शून्यक देंगी, तो आप आंख बंद करके टिक कराएंगे नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। क्लियर होता है? अब बात करते हैं मेनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस के लिए जब टर्म्स में लिखवा रही हूँ ना बच्चों, इसे एज इट इज लिख लेना। ये जितनी टर्म्स में लिखवा रही हूँ हिंदी या इंग्लिश में, उसे एज इट इज लिख लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज यानी 1 मार्क्स के लिए भी आपको क्वेश्चंस ऐसे ही पुटअप होंगे। ठीक है, तो जब आपका दोनों समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 अनंत सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, उस केस में आपकी लाइन कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? कोइंसिडेंट। हिंदी में कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट। इसे हिंदी में कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। अगर आपसे पूछता है कि आपको दो समीकरण दिए हैं, दोनों का ग्राफ समपाती आ रहा है, दोनों का ग्राफ समपाती आ रहा है, उस स्थिति में दिए गए समीकरण की कंडीशन क्या होगी, यानी दिए गए समीकरण की व्याख्या करिए तो क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि यहां से सीधा सीधा एक नंबर का सवाल आता है। आते हैं आगे, देखो इसी पर लिखा रहता है कि यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी एक्सप्रेशन भी इसी लाइन पर रहेगी, दैट इज a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पर ड्रॉ हो जाती है। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पर, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इस स्थिति में आपका जो ग्राफ देगा वो कैसी लाइन देगा? इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा। क्या कहते हैं? भाई गजब के नाम है। This is my second batch whom I am teaching in Hindi. ठीक है, ये मेरा दूसरा साल है जिसको मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी मतलब हिंदी मीडियम में मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एक साल में इतना याद कर लिया, अगली साल तक परिपक्व हो जाऊंगी, पढ़ लो। ठीक है, तो क्लियर होता है सबको? अब मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी? किस लाइन पर बनेगी? इस वाली लाइन पर बनेगी। ठीक है, तो ऐसे लिख देती हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सबको? ये है आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इससे ज्यादा ग्राफिकल में और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम आगे कराएंगे आपको। यहाँ पर बताऊंगी मैं, जैसे k की वैल्यू निकालने आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पता करिए कब? जब आपको तीनों में से कोई एक स्थिति दी गई है। अब स्थिति में हो सकता है आपसे कह दे कि जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदित रेखा बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी, तीसरी वाली पता होनी चाहिए। ये और अगर आपसे ये कहता है कि जो रेखा है
वो एक भी जो उत्तर देती है वो कैसा सिर्फ और सिर्फ एक हल देती है। तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति लगेगी, ये वाली। यानी आपको सवाल इन नामों से दे या इन नामों से दे, आपको याद होना चाहिए कि किस नाम के लिए कौन सी स्थिति, कौन सी कंडीशंस लगने वाली है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम एक बार मैं इसे इंग्लिश में रिकॉल कर देती हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टूड, या आपको ये नेम में गिवन हो या इस नेम में गिवन हो, यू हैव टू नो कि फॉर which condition you have to put which kind of name, या for which name you have to put which conditions। किस कंडीशन के लिए कौन सा नाम यूज हो रहा है, कौन से नाम के लिए कौन सी कंडीशन यूज हो रही है, ये जरूर से जरूर याद कर लेना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, नोट कर लो इसे।